प्रारंभिक भारत में शिक्षा प्रणाली का आकलन करें और उस काल के महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थानों की पहचान करें। शिक्षा के उद्देश्य। प्राचीन भारत में शिक्षा व्यक्तिगत चिंता का विषय थी। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना था। शिक्षा को व्यक्ति के आंतरिक विकास और आत्मपूर्ति की प्रक्रिया के रूप में देखते हुए तकनीक, नियम और विधियां विकसित की गई। यह माना जाता था कि किसी व्यक्ति के विकास का अर्थ मुख्य रूप से ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में उसके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना है। यह ज्ञान उसकी सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाएगा। चिंतन के सिद्धांत, मनन शक्ति को चिंतन के विषय से भी ऊपर माना गया। इस प्रकार शिक्षा का प्राथमिक विषय मन ही था। शिक्षा के विषय। प्राचीन भारत के लोगों को धातु क्रम, पकी हुई ईंटें, ग्लेजिंग, क्षेत्रफल और आयतन के मापन जैसे अनुप्रयुक्त विज्ञानों का ज्ञान था। चिकित्सा की वैज्ञानिक प्रणाली का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। तक्षशिला और वाराणसी जैसे शिक्षा केंद्रों में चिकित्सा एक विषय बन गई। चिकित्सा पर चरक संहिता और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत संहिता इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण रचनाएं थी। गणित में अंकगणित, ज्यामिति, बीजगणित, खगोल विज्ञान और ज्योतिष शामिल थे। अंकगणित में रुचि व्यापार और वाणिज्य में इसकी उपयोग के कारण थी। आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टीय गणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान था। खगोल विज्ञान पर एक कार्य सूर्य सिद्धांत में उपकरणों और अवलोकन के तरीकों का वर्णन शामिल था जो न तो सटीक थे और न ही प्रभावशाली। शिक्षा की भाषाएं। प्राचीन भारत में संस्कृत को विशेष स्थान प्राप्त था। यह ब्राह्मणवादी शिक्षा का माध्यम थी। संस्कृत शिक्षित उच्च जातियों के साथ साथ हिंदू शासकों और दरबारियों की भाषा थी। बौद्ध धर्म के उदय के साथ ही प्राकृत भाषा का विकास हुआ। यह जन सामान्य की भाषा बन गई। मौर्य राजा अशोक ने अपने शिलालेखों में प्राकृत का उपयोग किया। पाली प्राकृत के आरंभिक रूपों में से एक थी। बौद्ध धर्म के अधिकांश प्रामाणिक लेखन प्राकृत और पाली में है, हालांकि कुछ संस्कृत साहित्य भी प्रचलन में था। गुजरात और राजस्थान में जैन लेखकों द्वारा कविता की रचना के लिए एक अन्य भाषा अपभ्रंश का प्रयोग किया गया। द्रविड़ भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भारत के दक्षिण भागों में प्रयोग में थी। इस काल के साहित्य में भी उनकी अभिव्यक्ति हुई। प्राचीन काल में शिक्षा। गुरुकुल और शिष्य गुरु परंपरा। प्राचीन भारत में शिक्षा शिक्षकों द्वारा दी जाती थी, जिन्हें गुरु कहा जाता था, तथा शिष्य उनके चारों ओर एकत्रित होते थे तथा परिवार के सदस्यों के रूप में उनके साथ उनके घर में रहते थे। ऐसी जगह को गुरुकुल कहा जाता था। गुरुकुल एक घरेलू विद्यालय, एक आश्रम के रूप में कार्य करता था, जहाँ बच्चों की शिक्षा का विकास गुरु द्वारा किया जाता था, जो छात्रों पर ध्यान देने के साथ साथ व्यक्तिगत निर्देश भी देते थे। शिक्षा मुख्य रूप से उच्च जातियों का विशेषाधिकार थी। सीखना। शिक्षक और शिष्य के बीच एक अंतरंग संबंध था, जिसे गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता था। सीखने की प्रक्रिया आमतौर पर एक धार्मिक समारोह, उपनयन से शुरू होती थी। शिक्षा आमतौर पर मौखिक रूप से दी जाती थी। इसमें वेदों और धर्मशास्त्रों जैसे ग्रंथों को पूरी तरह या आंशिक रूप से याद करना शामिल था। बाद में व्याकरण, तर्कशास्त्र और तत्व मीमांसा जैसे विषयों को पढ़ाया और अध्ययन किया जाने लगा। मैत्रायणी उपनिषद हमें सिखाता है कि सर्वोच्च ज्ञान सीखने, विद्या, चिंतन और तपस्या का परिणाम है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से व्यक्ति को सात्विक मन की शुद्धता और आत्मा की संतुष्टि को चरणों में प्राप्त करना था। इस समय के दौरान आत्म शिक्षा को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने की उचित विधि माना जाता था। उत्तर वैदिक मौर्य और मौर्योत्तर काल। उत्तर वैदिक, मौर्य और मौर्योत्तर काल के दौरान भारतीय समाज गहन परिवर्तन के दौर से गुजरा। शहरी केंद्रों और व्यापार के विकास के साथ व्यापारिक समुदाय ने एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया। परिणाम स्वरूप व्यापारियों के संघों ने शिक्षा प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। वे तकनीकी शिक्षा के केंद्र बन गए और खनन, धातुकर्म, बढ़ईगिरी, बुनाई और रंगाई के ज्ञान को बढ़ावा दिया। भवन निर्माण और वास्तुकला में नए सूत्रीकरण हुए। शहरी जीवन के उद्भव के साथ नए वास्तुशिल्प रूप विकसित हुए। गिल्ड ने समुद्री नेविगेशन में मदद के लिए खगोल विज्ञान, सितारों की स्थिति के अध्ययन को भी संरक्षण दिया। चिकित्सा ज्ञान को आयुर्वेद के रूप में व्यवस्थित किया जाने लगा। इसके तत्व भारतीय चिकित्सा प्रणाली का आधार बने। जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों और उनके
उपयोग का ज्ञान बहुत उन्नत स्तर पर पहुंच गया। चरक चिकित्सा के लिए और सुश्रुत शल्य चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध हुए। चरक द्वारा लिखित चरक संहिता औषधियों पर एक प्रामाणिक और संपूर्ण कार्य था। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा को चिकित्सा कला का सर्वोच्च विभाग और सबसे कम भ्रांतिपूर्ण माना। चाणक्य एक प्रसिद्ध दार्शनिक, विद्वान और शिक्षक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में वर्णित अध्ययन का पाठ्यक्रम मुख्य रूप से राजकुमारों की शिक्षा से संबंधित है। उपनयन संस्कार के बाद राजकुमार ने चारों वेदों का अध्ययन किया और वैदिक अध्ययन में विज्ञान का अध्ययन भी शामिल था। उन्होंने तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति भी सीखी। उस समय की शिक्षा मुख्य रूप से जीवन कौशल पर आधारित थी। रामायण में राजकुमारों के लिए पाठ्यक्रम में धनुर्वेद, नीति शास्त्र, हाथियों और रथों की शिक्षा, आलेख्य और लेख्य, चित्रकला और लेखन, लंघन, कूदना और तैरना तैराकी शामिल थे। गुप्त काल में जैन और बौद्ध शिक्षा प्रणालियों ने एक अलग आयाम ग्रहण कर लिया। बौद्ध मठों में छात्रों को 10 वर्ष के लिए प्रवेश दिया जाता था। शिक्षा मौखिक पद्धति से शुरू हुई, बाद में वे साहित्यिक ग्रंथों को पढ़ने लगे। मठों में पुस्तकालय थे। महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाई जाती थी और उन्हें संग्रहित किया जाता था। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे अन्य देशों से छात्र शिक्षा के लिए बौद्ध मठों में आते थे। मठों का रखरखाव आमतौर पर राजाओं और अमीर व्यापारी वर्ग के अनुसार अनुदान से होता था। वे दूर दूर से विद्वानों को आकर्षित करते थे। फाहियान ने भी पाटलिपुत्र के मठ में कई साल बिताए और बौद्ध धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया। पाटलिपुत्र के अलावा वाराणसी, मथुरा, उज्जैन और नासिक जैसे शिक्षा के अन्य केंद्र भी थे। जैन धर्मावलंबियों ने प्रारंभिक चरण में शैक्षिक उद्देश्यों के लिए आदि पुराण और यश तिलक जैसे संस्कृत साहित्य का उपयोग किया, लेकिन शिक्षा को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए माध्यम को प्राकृत और तमिल, कन्नड़ जैसी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में बदल दिया गया। जैन और बौद्ध पुस्तकालयों में किताबें ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, जिन्हें आपस में बांधा जाता था और उन्हें ग्रंथ कहा जाता था। धीरे धीरे जैन और बौद्ध धर्म ने शाही संरक्षण खो दिया और उनके मठ शिक्षा और सीखने के केंद्र के रूप में कम होने लगे। ब्राह्मणों द्वारा समर्थित मठ जैन और बौद्ध मठों के समांतर संस्थाएं थी। मठ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए आश्रमों की तरह काम करते थे। गुप्तोत्तर काल के बाद हर्ष के शासनकाल में शिक्षा ने बहुत प्रगति की। उन्होंने सभी स्तरों पर शिक्षा को प्रोत्साहित किया। शिक्षा मंदिरों और मठों में दी जाती थी और उच्च शिक्षा तक्षशिला, उज्जैन, गया और नालंदा के विश्वविद्यालयों में दी जाती थी। नालंदा में ह्वेनसांग ने बौद्ध मूर्तियों का अध्ययन करने में कई साल बिताए। 7वीं और 8वीं शताब्दी में घटिका या मंदिरों से जुड़े कॉलेज शिक्षा के नए केंद्रों के रूप में उभरे। घटिका ब्राह्मणवादी शिक्षा प्रदान करते थे। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। इन मंदिर कॉलेजों में प्रवेश केवल उच्च जातियों या द्विजों के लिए खुला था। शिक्षा के माध्यम के रूप में संस्कृत के उपयोग ने आम लोगों को शिक्षा से दूर कर दिया। शिक्षा केवल समाज के सबसे उच्च वर्गों का विशेषाधिकार बन गई। उस काल के महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान तक्षशिला, यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विभिन्न स्कूलों में शिक्षा की 16 शाखाएं पढ़ाई जाती थी। प्रत्येक की अध्यक्षता एक विशेष प्रोफेसर करता था। यहाँ चित्रकला, मूर्तिकला, मूर्ति निर्माण और हस्तशिल्प के विद्यालय थे। लेकिन यह विश्वविद्यालय अपने चिकित्सा विद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा अपने महानगरीय और कैथोलिक चरित्र के लिए प्रसिद्ध। नालंदा विश्वविद्यालय अपने तर्कशास्त्र संकाय के लिए प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय को उन्नत अध्ययन और अनुसंधान के लिए स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय के रूप में दर्ज किया है। नालंदा विश्वविद्यालय पूरे एशिया में अपनी उच्च विद्वता के लिए जाना जाता था। यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषयों में वेदांत, दर्शन, पुराणों का अध्ययन, महाकाव्य, व्याकरण, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा आदि शामिल थे। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, जो दरबार की भाषा थी। वल्लभी, जहाँ नालंदा पूर्वी भारत में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, वहीं वल्लभी पश्चिम भारत में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की उन्नत शिक्षा का केंद्र था। अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, कानून, चिकित्सा शास्त्र जैसे धर्मनिरपेक्ष विषय भी यहाँ पढ़ाए जाते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। सालोतगी, कर्नाटक में सालोतगी एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। इसमें अलग अलग प्रांतों से आए छात्रों के लिए 27 छात्रावास थे। इस कॉलेज को 945 ईस्वी में कृष्ण तृतीय के मंत्री नारायण ने मकान, जमीन और विवाह तथा अन्य समारोहों पर मिलने वाले करों से भरपूर धन दिया था। एन्नाइरम, तमिलनाडु में एन्नाइरम
نے 340 छात्रों को मुफ्त आवास और ट्यूशन की सुविधा प्रदान की। दक्षिण भारत में शिक्षा के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र श्रृंगेरी और कांची थे। प्राचीन भारत में पश्चिमी विश्व और भारत का एक दूसरे पर क्या प्रभाव था? सिंधु घाटी प्राचीनतम सभ्यता से ही पश्चिम दुनिया के साथ संपर्क था। मोहनजोदड़ो में ऐसी खोजें हुई हैं जिनसे पता चलता है कि सिंधु घाटी और पश्चिम दुनिया के बीच संपर्क था। यहूदी इतिहास के अनुसार सोलोमन 800 ईसा पूर्व के समय में पूर्व की ओर समुद्री यात्रा की गई थी और वहां से कई वस्तुएं लाई गई थी। माल के लिए भारतीय नाम का उपयोग यह दर्शाता है कि यह भारत से संबंधित था। उदाहरण के लिए सिंधु का उपयोग संभवतः भारतीय कपास के लिए किया जाता था। हब्रू करपस संस्कृत करपासा से बना है। जातक कथाओं में से एक में बवेरिया राज्य की व्यापारिक यात्रा का उल्लेख है और विद्वानों ने इसका अर्थ बेबीलोन के लिए लगाया है। लोगों के बीच संपर्क तथा राज्यों के बीच संपर्क के कारण इन संस्कृतियों के बीच संश्लेषण हुआ और परिणाम स्वरूप सभ्यता के विभिन्न पहलुओं के अनेक अनूठे रूप सामने आए। भारत पर प्रभाव। खगोल विज्ञान। भारत में खगोल विज्ञान के ज्ञान पर यूनानियों का गहरा प्रभाव था। भारतीय खगोल विज्ञान पर बाद के सभी कार्यों में यूनानी खगोलविदों या जिन्हें यौवनेश्वर या यौनाचार्य के रूप में वर्णित किया गया है के अधिकार को स्वतंत्र रूप से उद्धृत किया गया है। गार्गी संहिता कहती है कि यवन बर्बर है, फिर भी खगोल विज्ञान का जन्म उन्हीं से हुआ, इसलिए उन्हें देवताओं की तरह पूजनीय माना जाना चाहिए। यूनानी ग्रहों के नाम और खगोल विज्ञान के कुछ तकनीकी शब्दों का प्रयोग भारतीय खगोलविदों द्वारा अपने कार्यों में अक्सर किया जाता था। भारतीयों ने कुंडली बनाने की प्रणाली यूनानियों से उधार ली थी। कला और वास्तुकला और साहित्य। सिक्का बनाने की विधि। डबल डाइस से सिक्के बनाना सीखा। नगर नियोजन के विचार। जय राजभोय का मानना है कि भारत में यूनानी नगर नियोजन के विचार आए होंगे। तक्षशिला के उत्खननकर्ता सर जॉन मॉर्सन ने उल्लेख किया कि मौर्य नगर की योजना अनियमित रूप से बनाई गई थी, लेकिन यूनानी नगर सिरकप की योजना व्यवस्थित तरीके से बनाई गई थी। जय राजभोय का विचार। अशोक के शिलालेख संभवतः फारसी उदाहरण से प्रेरित थे। यह भी संभावना है कि अशोक द्वारा उत्कीर्ण स्तंभ बनवाने की प्रथा ग्रीक विचार से प्रभावित रही होगी। भारतीय परंपरा में जया स्तंभ और विजय स्तंभ के लिए कोई पूर्ववर्ती नहीं है। हालांकि बलिदान स्तंभ का उल्लेख आरंभिक ग्रंथों में मिलता है। यह सच है कि अशोक के स्तंभ भौतिक अर्थों में विजय स्तंभ नहीं है, लेकिन वे नैतिकता की जीत की यादों के रूप में बने हुए हैं। कलम, स्याही, पट्टिका। पट्टिका पुस्तक के लिए प्रयुक्त शब्द सभी ग्रीक शब्दों से उत्पन्न हुए हैं। कालमा, कालमोस से। मेला, मेलन से। पिटिका, पेटकियन से। फलका, पलकोस से। पुस्तक, पुक्सियन से। यूनानियों ने भारतीय मूर्तिकला को भी प्रभावित किया। यूनानियों ने पहले बरहूत और सांची कला के केंद्र थे। गांधार कला विद्यालय इसका स्पष्ट उदाहरण है। शारीरिक विशेषता और वस्त्र सज्जा यूनानियों से उधार ली गई थी। वेबर और विडिस तथा वी ए स्मिथ के अनुसार भारतीयों ने नाटक का विचार ग्रीक नाटक, सेंस, पैरासाइट और क्लाउन ने उधार लिया था। गणित। कुछ लेखकों का मानना है कि भारतीयों ने गणित में दशमलव अंकन प्रणाली यूनानियों से उधार ली थी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि यूनानियों के भारत आने से बहुत पहले ही भारतीयों ने इसकी योजना बना ली थी। धर्म। बौद्धों और हिंदुओं में मूर्ति पूजा का श्रेय ग्रीक प्रभाव को दिया जाता है। यूनानियों की तरह भारतीयों भी उन लोगों से उधार लेने में संकोच नहीं करते थे जिनके पास देने के लिए
कुछ बहुत अच्छी चीज होती थी और उधार लेने के बाद वे विदेशी तत्वों को इस तरह आत्मसात कर लेते थे कि कुछ मामलों में ऋणग्रस्तता का प्रमाण देना कठिन हो जाता था। पश्चिम पर प्रभाव। भारत पश्चिम देशों का भारी मात्रा में मसाले, कपड़े, बहुमूल्य रत्न और सुगंधित वस्तुएं निर्यात करता था। भारतीय हाथियों की भी मांग थी। चिकित्सा विज्ञान। यूनानी चिकित्सकों को भारतीय चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान था। ससानिद राजा शाहपुर ने भारत में पाई जाने वाली चिकित्सा, खगोल विज्ञान, तत्व मीमांसा पर धर्मनिरपेक्ष पुस्तकों को पवित्र पुस्तकों के में शामिल किया। कई भारतीय चिकित्सक छात्रों को चिकित्सा विज्ञान पढ़ाने और रोगियों का इलाज करने के लिए सुसा में रहते थे। भारतीय दर्शन ने यूनानी दर्शन को भी प्रभावित किया। सर विलियम जोन्स ने सांख्य दर्शन और पाइथागोरस दर्शन के बीच समानता की ओर इशारा किया। कई विद्वानों का मानना है कि सांख्य दर्शन पाइथागोरस दर्शन से ही निकला है। धर्म। यूनानियों ने पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास भारतीयों से लिया था। इसके अलावा योग, ध्यान और तप का विचार भी उन्होंने भारत से लिया था। अशोक के समय में बौद्ध धर्म पश्चिमी देशों में फैल गया था। चीनी लेखक हमें बताते हैं कि बौद्ध धर्म का पार्थिया में गढ़ था। एक पार्थियन राजकुमार ने राजगद्दी त्याग दी और बौद्ध भिक्षु बन गया। पश्चिम एशिया में ब्राह्मणवादी धर्म प्रचलित था। साहित्य। पंचतंत्र जैसी कुछ भारतीय पुस्तकें पश्चिम देशों में बहुत लोकप्रिय थी और उनका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। कई भारतीय किंवदंतियां यूरोप तक पहुंच गई। प्राचीन भारत में प्रमुख गणितीय और खगोलीय विकास पर चर्चा करें। प्राचीन भारत में गणित का विकास। ज्यामिति विकास दो चरणों में हुआ। वैदिक युग के दौरान ज्यामिति की शुरुआत पहले चरण से देखी जा सकती है, जिसके दौरान इसे रेखा गणित कहा जाता था। यह धार्मिक बलिदानों का परिणाम था, जिसके परिणाम स्वरूप वेदियों और बलिदान स्थलों के निर्माण के लिए ज्यामितीय तरीकों और डिजाइन का उदय हुआ। वैदिक लोगों को त्रिभुज, आयत, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग बनाने और वर्गों का योग और अंतर के बराबर वर्ग बनाने की विधियां पता थी। ये संदर्भ और विवरण मुख्य रूप से सुलभ सूत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ हद तक शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय सोमहित में भी पाए जाते हैं। 400 से 1200 ईसा के बीच। दूसरे चरण का विकास ब्रह्मगुप्त के योगदान से जुड़ा है। उनका सबसे बड़ा योगदान चक्रीय चतुर्भुज है। अंक गणित। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों का सबसे बड़ा योगदान था। दशमलव अंकन प्रणाली भी भारत में ही विकसित हुई थी। ये विकास बहुत मूल्यवान थे। इस प्रणाली के तहत किसी भी बड़ी या छोटी संख्या को शून्य और अन्य 9 अंकों 1 से 9 के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रणाली में अंक का मूल्य उसकी स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए इसे स्थानीय मान या स्थितिगत मान के रूप में जाना जाता है। पहले इस प्रणाली में 1 से 9 तक के लिए प्रतीक नहीं थे, बल्कि केवल 1,000, 1,10,000, पता नहीं कितना ये 1, 10, 100, 1000, 10,000 आदि के लिए प्रतीक थे, जो एक लंबी और बोझिल प्रक्रिया थी। बाद के काल में इस अंकन प्रणाली पर आधारित गुणन, भाग, वर्गमूल, घनमूल की अवधारणा विकसित हुई। सामान्य भिन्न तीन का नियम, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का सिद्धांत भी भारत में ही विकसित हुआ। तीन के नियम का पहला संदर्भ आर्यभट्ट की पुस्तक में मिलता है। प्राचीन काल में व्यापार, वाणिज्य और खगोल विज्ञान में अंकगणित की प्रासंगिकता थी। बीजगणित। बीजगणितीय पद्धति का सर्वप्रथम प्रयास आर्यभट्ट ने किया था। वे पहले भारतीय बीजगणितज्ञ थे। उनकी कृति आर्यभट्टियम में बड़ी संख्या में बीजगणित समस्याओं के समाधान के नियम बताए गए हैं। उन्होंने अंकगणितीय प्रगति और ज्यामितीय प्रगति की प्रणाली भी विकसित की। ब्रह्मगुप्त ने 700 ईस्वी के आसपास ऋणात्मक राशियों और शून्य के साथ संचालन के नियम विकसित किए।
इस क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान 1200 ईस्वी में भास्कर द्वारा दिया गया, जिन्होंने करणी का विकास किया। बीजगणित के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण योगदान आंशिक प्रतीकवाद था। त्रिकोणमिति आर्यभट्ट ने इसे एक नई दिशा दी। उन्होंने साइनस की शुरुआत की। हिंदू गणितज्ञों ने कोसाइन का इस्तेमाल किया, जिसे कोटजय के रूप में जाना जाता है, और छंद साइन का भी इस्तेमाल किया गया, जिसे उत्क्रमजय के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का विकास। खगोल विज्ञान हिंदुओं के बीच विज्ञान की एक लोकप्रिय शाखा थी। इस क्षेत्र में रुचि का सबसे पहला संदर्भ तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ऋतुओं का उल्लेख है। वेदांत ज्योतिष में पंचांग बनाने के नियम का उल्लेख है। वैदिक लोग बृहस्पति और शुक्र को जानते थे, लेकिन खगोल विज्ञान की कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं है। महाभारत में बुध, मंगल और शनि का उल्लेख किया गया था, लेकिन उनका खगोलीय महत्व नहीं था। इस क्षेत्र में वास्तविक विकास 400 ईस्वी से शुरू हुआ और इस क्षेत्र में यूनानी विचारकों को स्वीकार किया जाने लगा। सबसे पहले महान योगदान देने वाले व्यक्ति आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट द्वारा पृथ्वी की परिधि का मापन आधुनिक आकलन के बहुत करीब है। उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने ग्रहण के कारणों के बारे में एक नया सिद्धांत दिया और राहु को ग्रहण का कारण बनाने की मिथक से जुड़ी पुरानी अवधारणा को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रहण चंद्रमा और पृथ्वी की छाया का परिणाम है। उन्होंने ग्रहों की गति का सिद्धांत भी सामने रखा। इस काल में महान खगोलशास्त्री वराहमिहिर ने वृहद संहिता लिखी। पंच सिद्धांतिका, योग माया, लघु कथा, विवाह पतल। उन्होंने नक्षत्रों की गति और मानव जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में बताया। उनकी रचनाओं में हमें रत्नों की विभिन्न किस्मों और उनकी विशेषताओं के साथ विवाह के शुभ मुहूर्त और शकुनों का वर्णन भी मिलता है। इस काल में अन्य महान खगोलशास्त्री ब्रह्मगुप्त थे। उनकी रचनाएं ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खंड खाद्यक हैं। हमने न्यूटन से पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि सभी चीजें प्रकृति के नियम के अनुसार पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी की प्रकृति चीजों को आकर्षित करने और रखने की है। यह सिद्धांत प्रकृति में क्रांतिकारी था, हालांकि इसे विस्तृत रूप से नहीं समझाया गया था। भास्कर द्वितीय ने खगोल विज्ञान में भी योगदान दिया और एक प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि लिखी, जिसमें गणित पर एक अलग अध्याय है जिसे लीलावती के नाम से जाना जाता है। यह अलग अध्याय इतना बड़ा है कि इसे एक अलग पुस्तक के रूप में लिया जा सकता है। जहाँ तक खगोल विज्ञान के विकास का प्रश्न है, प्राचीन काल में खगोल विज्ञान की प्रगति विभिन्न रूपों में हुई। पहला रूप पितामह सिद्धांत 300 ईस्वी से प्रारंभ, दूसरा रूप विशिष्ट सिद्धांत लगभग 300 ईसा पूर्व, तीसरा रूप पैलिस सिद्धांत 380 ईस्वी, रोमक सिद्धांत 400 ईस्वी, सूर्य सिद्धांत 450 से 500 ईस्वी। कल्हड़ की राजतरंगिणी प्रारंभिक भारत के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चर्चा कीजिए। राजतरंगिणी राजाओं की नदी प्रारंभिक कश्मीर का ऐतिहासिक वृत्तांत है। यह पुस्तक कश्मीर क्षेत्र के इतिहास के आरंभिक काल से लेकर 12वीं शताब्दी में इसके निर्माण की तिथि तक के संपूर्ण काल को कवर करती है। इसे कश्मीरी इतिहासकार कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखा था। इस कृति में 7826 छंद हैं, जिन्हें तरंगे नामक 8 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। उनके सामने आने के साथ ही प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन ने एक नया मोड़ ले लिया। कल्हड़ की राजतरंगिणी इतिहास लेखन परंपरा का सर्वोत्तम उदाहरण है। कल्हड़ प्रथम इतिहास की दुनिया में एक प्रसिद्ध नाम है, न केवल कश्मीर के इतिहास के कारण, बल्कि उनके आधुनिक इतिहास लेखन के कारण, जो राजतरंगिणी में परिलक्षित होता है। इतिहास पर कल्हड़ का दृष्टिकोण। कल्हड़ ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी की प्रस्तावना में इतिहास पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इतिहास लेखन और इतिहास लेखन के उनके तरीके पर कल्हड़ के विचार निम्नलिखित हैं, जो राजतरंगिणी को इतिहास लेखन परंपरा का सबसे अच्छा उदाहरण बताते हैं। कल्हड़ कहते हैं कि एक अच्छे इतिहास में व्यक्ति को अतीत में ले जाने और प्रत्यक्षदर्शी की तरह खोज करने की शक्ति होती है। उस इतिहास में एक बेहतरीन किस्म की रचनात्मकता शामिल होती है, जो कई शताब्दियों के बाद भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखती है। उनका कहना है कि इतिहासकार की सराहना की जानी चाहिए, जो अतीत की घटनाओं का ईमानदारी से आकलन करता है, अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद से अप्रभावित रहता है। उनका कहना है कि इतिहास निष्पक्ष होना चाहिए। समकालीन दरबारी षड्यंत्रों के बारे में उनके द्वारा लिखे गए सूक्ष्म विवरण को उनकी दरबार तक पहुंच के कारण प्रामाणिक माना जाता है, क्योंकि उनके पिता लाहौर राजवंश के राजा हर्ष के कश्मीर दरबार में थे। यद्यपि वह कई राजाओं के अधीन रहा, लेकिन उसे उनसे कोई संरक्षण नहीं मिला, इसलिए उसका लेखन शासक को खुश करने के लिए पक्षपातपूर्ण नहीं है, बल्कि विस्तृत और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण से युक्त है। इसलिए उनका लेखन
करिता से रहित और प्रशंसा से रहित था, जैसा कि राजाओं के संरक्षण में अन्य लेखकों में स्पष्ट था। कल्हण के अनुसार एक अच्छे इतिहासकार का गुण वह होता है जो अमृत की धारा के मूल्य से भी अधिक होता है, क्योंकि वह स्वयं तथा अन्य की महिमा के शरीर को अमर बना देती है। कल्हण ने अपने पूर्ववर्ती इतिहासकारों की आलोचना की। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक इतिहास की पुस्तकों में कई चीजें गायब थी और कोई गलत भी थी। प्रारंभिक इतिहासकारों ने अपने संरक्षकों को प्रसन्न करने के लिए स्तुति लेख लिखे। कल्हण ने नृपावली नामक ग्रंथ की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें ऐतिहासिक सामग्री का अभाव है। उनका कहना है कि यह पुस्तक साहित्य की तरह अधिक और इतिहास की तरह कम है। उन्होंने सुव्रत के लेखन की आलोचना की, जिसमें प्रारंभिक इतिहास को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि उनकी लेखन शैली इतनी संक्षिप्त और आलोचनात्मक थी कि वह अव्यापक थी और कई लोगों की के लिए गुमराह करने वाली भी थी। कल्हण के अनुसार घटनाओं का वर्णन इतिहास लिखने का सही तरीका नहीं है। यह सिर्फ एक इतिवृत्त है जिसका कोई वैधता नहीं है। कल्हण अपने व्यापक अध्ययन के बारे में बताते हैं कि इतिहास का लेखन व्यापक अध्ययन के बाद ही किया जाना चाहिए। इतिहास के प्रति कालानुक्रमिक दृष्टिकोण। कल्हण की राजतरंगिणी को प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक कश्मीर के शासकों का निरंतर और कालानुक्रमिक रिकॉर्ड प्रदान करने के अपने प्रयास के लिए जाना जाता है। अन्य प्रारंभिक भारतीय ग्रंथों के विपरीत, जो अक्सर पौराणिक या प्रासंगिक रूपरेखाओं के माध्यम से इतिहास प्रस्तुत करते थे, कल्हण ने घटनाओं की एक रेखीय प्रगति को बनाए रखने के लिए एक सचेत प्रयास किया। कल्हण का कार्य कई हजार वर्षों तक फैला हुआ है, जो कश्मीर की पौराणिक उत्पत्ति से शुरू होकर उनके समकालीन काल तक जारी है। उन्होंने इतिहास की सावधानीपूर्वक 8 पुस्तकों में व्यवस्थित किया, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट अवधि या राजवंश को कवर करता है। एक संरचित और अनुक्रमित ऐतिहासिक कथा बनाने का यह प्रयास प्रारंभिक भारतीय इतिहास लेखन में दुर्लभ था। एकाधिक स्रोतों का उपयोग। कल्हण ने अपने कार्य को संकलित करने के लिए व्यापक स्रोतों का उपयोग किया, जिससे उस समय के लिए उन्नत पद्धतिगत दृष्टिकोण का प्रदर्शन हुआ। इतिहास लेखन के लिए उन्होंने शिलालेखों को देखने, मंदिर और अन्य वास्तुकलाओं के निर्माण को रिकॉर्ड करने, प्राचीन राजाओं द्वारा दिए गए कई प्रकार के अनुदान प्लेटों का निरीक्षण करने, शाही प्रशंसाओं से संबंधित पुरालेख स्रोतों को देखने, सिक्कों, स्मारक अवशेष और पारिवारिक अभिलेखों, मौखिक परंपराओं का अध्ययन करने और कई अन्य ग्रंथों जैसे हर्षचरित, वृहत संहिता, स्थानीय राजकथाओं और कश्मीर पर कुछ पिछले कार्यों जैसे क्षेमेंद्र द्वारा नरपावली, हेल राजा द्वारा पार्थिवावली का अध्ययन करने का महत्व दिया। उन्होंने नीलमत पुराण जैसे पूर्ववर्ती विद्वानों के कार्यों तथा ललितादित्य और अवंती वर्मन जैसे शिलालेखों का संदर्भ दिया है, जिससे विभिन्न स्रोतों की पुष्टि करने की ऐतिहासिक पद्धति के प्रति उनकी जागरूकता प्रदर्शित होती है। उन्होंने अपने स्रोतों का विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने उन 11 विद्वानों का उल्लेख किया है जिन्होंने उन्हें कश्मीर के शासकों की वंशावली दी। उन्होंने किंवदंतियों, मिथकों, लोक कथाओं आदि का उल्लेख किया है। स्रोत का आलोचनात्मक मूल्यांकन। कल्हण ने सिर्फ जानकारी ही नहीं जुटाई, उन्होंने अपने स्रोतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया। उन्होंने अलग अलग विवरणों की तुलना की और उनकी विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया, जो स्रोत आलोचना का एक प्रारंभिक रूप था। उदाहरण के लिए, उन्होंने कुछ राजाओं के अतिशयोक्तिपूर्ण विवरणों पर सवाल उठाया और अक्सर उपलब्ध अभिलेखों के साथ अपने निष्कर्षों का संदर्भ दिया। आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। इतिहास के प्रति कल्हण का आलोचनात्मक दृष्टिकोण एक और पहलू है जो राजतरंगिणी को उस समय की अन्य कृतियों से अलग करता है। उन्होंने न केवल घटनाओं का वर्णन किया, बल्कि उस समय की परिस्थितियों को समझने और समझाने का भी प्रयास किया। कल्हण के अनुसार लोगों को अपने अतीत की गलतियों से सबक लेना चाहिए। वस्तुनिष्ठता। कल्हण अक्सर घटनाओं और शासकों के बारे में संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं। वे अत्याचार, भ्रष्टाचार, अक्षमता के लिए राजाओं की आलोचना करने से नहीं कतराते, भले ही वे उनके समय या समुदाय के ही क्यों न हों। उदाहरण के लिए, उन्होंने राजा हर्ष के निरंकुश शासन और उसके शासनकाल के दौरान आर्थिक गिरावट की आलोचना की। नैतिक टिप्पणी। कल्हण ने अपने ऐतिहासिक आख्यान में नैतिक और आचरिक चिंतन को भी शामिल किया है। वह अक्सर सत्ता की क्षणभंगुर प्रकृति और राजस्व के नैतिक जिम्मेदारियों पर विचार करते थे तथा ऐतिहासिक फोकस को बनाए रखते हुए धर्म की व्यापक भारतीय परंपरा को प्रतिध्वनित करते हैं। कथात्मक शैली और साहित्यिक गुणवत्ता। राजतरंगिणी न केवल एक ऐतिहासिक अभिलेख है, बल्कि एक साहित्यिक कृति भी है। कल्हण की कथा शैली ऐतिहासिक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए
संस्कृत साहित्य के सौंदर्य मूल्य को दर्शाती है। काव्य रचना संपूर्ण कृति सुरुचिपूर्ण संस्कृत पद्य में लिखी गई है जो काव्य की शास्त्रीय शैली का अनुपालन करती है। इससे रास तरंगिणी न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाती है बल्कि एक महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि भी बन जाती है। विशद वर्णन कल्हड़ ने घटनाओं, स्थानों और व्यक्तियों का विस्तृत और सजीव वर्णन किया है। ललितादित्य के दरबार की भव्यता, कश्मीरी घाटी की सुंदरता और राजनीतिक षड्यंत्रों के नाटक का उनका चित्रण इतिहास को जीवंत कर देता है। ये विवरण उस काल के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं। आलोचना उन्होंने अपने लेखन के लिए पद्य के माध्यम के रूप में संस्कृत को चुना। उनकी लेखनी अलंकृत शैली की ओर झुकी हुई थी जिसमें उन्होंने कुछ कल्पना को ऐतिहासिक सत्य के साथ मिला दिया था। मिथक और इतिहास अनेक प्राचीन ग्रंथों की तरह राजतरंगिणी में भी पौराणिक और ऐतिहासिक तत्वों का सम्मिश्रण है। विशेषकर इसके प्रारंभिक भागों में कल्हड़ ने कश्मीर की उत्पत्ति का श्रेय पौराणिक राजाओं और देवीय हस्तक्षेप को दिया है जिससे कथा के इन भागों में तथ्य और कल्पना के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है। उनकी पुस्तक के पहले अध्यायों में कालक्रम और तिथियों में कुछ विसंगतियां हैं, खासकर पहले 3 भागों में। राजतरंगिणी की कुल 8 भागों में से इन पहले 3 भागों में 3000 से अधिक वर्षों का इतिहास शामिल है जो मुख्य रूप से पुराणों की उदंतियों पर निर्भर करता है। पहले अध्यायों में वे लोक कथाएं प्रस्तुत करते दिखते हैं। उदाहरण के लिए राणा दित्य को उन्होंने 300 वर्षों का काल दिया। उन्होंने चतुर्थ पुस्तक में ललितादित्य मुक्तापीड़ की सैन्य विजयों का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया। उनके लेखन में क्षेत्रवाद भी स्पष्ट था। उदाहरण के लिए उन्होंने मौर्यों को कश्मीर के शासक के रूप में शामिल किया जो स्पष्ट रूप से एक गलती है। कई मौकों पर उन्होंने लैंगिक पक्षपात भी दिखाया। उदाहरण के लिए रानी दिद्दा की अत्यधिक आलोचना कल्हड़ के सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में उनके लेखन को प्रभावित किया। उनकी ब्राह्मणवादी पृष्ठभूमि और शाही दरबार से उनकी निकटता ने उनके विचारों को आकार दिया होगा जिसके कारण उनमें कुछ पूर्वाग्रह उत्पन्न हुए होंगे, विशेष रूप से उन शासकों के चित्रण में जो ब्राह्मणवादी मानदंडों का पालन करते थे या उनसे विचलित होते थे। उनकी सोच ब्राह्मणों के प्रति पक्षपातपूर्ण है। निष्कर्ष कुछ विसंगतियों के बावजूद राजतरंगिणी उसी अवधि के अन्य ग्रंथों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक महत्व की थी। वास्तव में यह प्रारंभिक कश्मीर के इतिहास का एकमात्र प्रामाणिक स्रोत है। कल्हड़ का काम कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में बाद के इतिहासकारों के लिए एक आदर्श बन गया। बाद के इतिहास ग्रंथों जैसे जॉन राज की राजतरंगिणी और श्रीवर की जैना राजतरंगिणी ने कल्हड़ के पदचिन्हों का अनुसरण किया और इतिहास को साहित्यिक शैली के साथ जोड़ने की उनकी पद्धति को अपनाया। उनका लेखन वास्तव में हर दृष्टि से अद्वितीय है और गुणात्मक रूप से अपने समय से बहुत आगे है तथा किसी अन्य समकालीन इतिहासकार की तुलना उनसे नहीं की जा सकती। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास और मध्यकालीन भारत के व्यापक सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के बारे में जानकारी का एक अमूल्य स्रोत है। अपनी सीमाओं के बावजूद यह घटनाओं, शासकों और सांस्कृतिक प्रथाओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है जो अन्य स्रोतों से उपलब्ध नहीं है। प्राचीन समय में धर्म एक व्यापक अवधारणा थी जो जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती थी। स्पष्ट कीजिए। व्युत्पत्तिगत रूप से धर्म का अर्थ है स्थिर, दृढ़, निश्चित, अटल। धर्म एकीकरण की भावना का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यक्ति और समाज के जीवन के संपूर्ण आयाम में काम करता है। धर्म हमेशा पालन की जाने वाली चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। धर्म से कोई विचलन नहीं है, इसलिए यह एक ऐसी शक्ति के रूप में कार्य करता है जो एक साथ बांधती है। धर्म के स्रोत वेद रोजमर्रा के मामले से संबंधित नहीं। स्मृतियाँ धर्म का मुख्य स्रोत सदाचार, अपना स्वयं का विवेक। प्राचीन काल में धर्म एक व्यापक अवधारणा थी जो निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व और प्रतीक थी। कर्तव्य, अधिकार, गुण, आचार संहिता, सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक कानून और मानदंड, नैतिकता और आचरण। धर्म निम्नलिखित से संबंधित था: वारणा, जाति, आयु, आश्रम, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पेशा। धर्म विभिन्न वर्णों, लिंग, क्षेत्रों, देश, समय, काल, स्थान, जनपद, व्यावसायिक संघ, श्रेणी, कुल आदि के लिए अलग अलग था। उदाहरण पूर्व समय से प्रचलित नियोग कलयुग में निषिद्ध कर दिया गया। बुदायन सूत्र प्राचीन संदर्भ में विभिन्न प्रकार के धर्मों का उल्लेख मिलता है: राज धर्म, देश धर्म, वर्ण धर्म, अपद धर्म, ग्राम धर्म, कुल धर्म, स्त्री धर्म। वर्णाश्रम धर्म जब वर्ण व्यवस्था धर्म के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति के जीवन के 4 आश्रमों के साथ मिल जाती है तो यह वर्णाश्रम धर्म बन जाता है। ब्रह्मचर्य, विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ, सेवानिवृत्त जीवन, संन्यास, भक्तिपूर्ण जीवन। प्राचीन
भारतीय ब्राह्मण परंपरा में मानव अस्तित्व के 3 कार्यों को संतुलित तरीके से समन्वित करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है: अर्थ, धन, सामग्री, काम, सुख, धर्म। और इसमें से धर्म को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि अगर लोग अपने अपने धर्म का पालन करें तो इससे न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण सामाजिक व्यवस्था कायम होगी।